नमस्कार। एक भाई ने प्रश्न किया था कि क्या फल कहेंगे अगर हथेली पर मतलब कलाई पर तिल हो। ठीक है, या मणिबंध के क्षेत्र, जो कलाई का क्षेत्र यानी कि मणिबंध का क्षेत्र। आप देखते हैं कि आपकी कलाई के पे 3 ऐसी लकीरें, किसी किसी की एक एक होती हैं, किसी के हाथ में 2 होती हैं, किसी की 3 होती हैं, किसी के में 4 होती हैं। ठीक है ना, ऐसी लकीरें हैं। इसको ही लकीरों को हम मणिबंध कहते हैं। जो नहीं जानते हैं उनके लिए मैं बता दिया, ठीक है ना। पहली बार जो देख रहे होंगे हस्तरेखा का वीडियो, तो इसको ही मणिबंध की रेखाएं कहा जाता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और उन्होंने एक अच्छा प्रश्न किया था कि अगर मणिबंध पर या कलाई पर तिल हो तो बहुत यूट्यूब में मैंने देखा है चैनल्स पे कि उनका ऐसा प्रश्न था कि ये सम्राट योग कहलाता है। कई लोग इसको अच्छा बताते हैं, कई लोग इसको बुरा बताते हैं। आप इस पर एक विस्तृत चर्चा कीजिए। तो भाई साहब, आपने प्रश्न तो बहुत उत्तम किया है, और बस ये है कि कई लोग इसको अच्छा बताते हैं, कई लोग इसको बुरा बताते हैं। देखिए, मैं बिल्कुल भी निष्पक्ष होकर कहूँगा कि ऐसा मैंने अपने अनुभव में नहीं देखा है कि कलाई पर तिल हो तो कोई सम्राट होता है। इवन मेरे भी कलाई पर तिल है, लेकिन मैं कोई सम्राट नहीं हूँ, बिल्कुल एकदम नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी हूँ। ठीक है, मुझे आज तक ऐसा कोई सम्राट वाली फीलिंग आई नहीं। तो और बाकियों का भी, मैं बहुत लोगों का हाथ मैंने देखा है अपने लाइफ में, कोई सम्राट वाले स्थिति मैंने नहीं देखा है। ठीक है, और अगर हो जाता है तो एक महज इत्तेफाक होगा। तो इसीलिए मेरा पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मानना है कि एक कलाई पर एक केवल तिल हो जाने से आप सम्राट नहीं बन जाते। तो प्लीज़ आप लोग जो है ना, ये मनमोहक और बड़ी लुभावनी बातों से मत खींचे चला जाइए। हस्तरेखा एक बहुत बहुत ही अच्छा, बहुत ही सटीक विज्ञान है। इसको इस तरीके से आप देखेंगे, एक खेल खिलौने के तरीके से देखेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगी चीज़ें। ठीक है, और मुझे अफसोस होता है कि इतने बड़े बड़े यूट्यूब पे जो नामी पामिस्ट बन के बैठे हैं, लाखों में सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, वो भी इनको सम्राट का योग का नाम दे रहे हैं, कोई किसी चीज़ का नाम दे रहा है। तो ये खैर ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि मैं सही बोल रहा हूँ, वो गलत बोल रहे हैं, या वो गलत बोल रहे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। आप अपने, मैं जो भी बिंदु मुझे जो समझ में है, मेरा अनुभव है, जो चीज़ जो मेरा ज्ञान है, मैं वो बताऊँगा। आप स्वयं उसको तुलना कर लीजिएगा अपने हाथ में, जो फल सुनने के बाद में, और जो सही लगे आपको वो फॉलो कीजिए। देखिए, कभी भी किसी की बात पर, चाहे वो उसके सब्सक्राइबर की संख्या देखकर, ठीक है, उस व्यक्ति को देखकर मत सोचिए, आजमाइए। ठीक है, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कोई फल बताता है, उसको आजमाइए, और जब आपको सही लगे ना, आपके साथ में या आपके दोस्तों के साथ में, किसी भी आसपास में जब देखते हैं आप, अगर आपको सही लगे तो फिर आप जो है उसको सही मानिए। ठीक है, चलिए खैर, ये अलग मुद्दे पर चर्चा हो जाएगी। पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ये जो मणिबंध का जो क्षेत्र है ना, उसको पहले समझते हैं, एक एक लाइन को समझते हैं, क्या इंडिकेशन है एक एक लाइन, उसके बाद में हम आगे बढ़ते जाएंगे। देखो, अब एक मज़ेदार बात यह आती है, मान लो कोई व्यक्ति हेल्दी है, ठीक है, थोड़ा सा हट्टा तगड़ा है, तो आप क्या देखोगे, उसकी मणिबंध की रेखाएं एकदम क्लियर दिखाई देंगी, क्योंकि कलाई पे पूरा मांस भरा हुआ है, तो मुड़ेगा तो थोड़ा सा ज़्यादा उभरेगा, है ना। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पतला दुबला है तो उसकी कलाई पर उतना मांस नहीं होगा, तो उतनी रेखाएं नहीं बनेंगी। तो ऐसा थोड़ी है कि अब जो मोटा है वही वो बिल्कुल बहुत अमीर हो, बहुत शिक्षित हो, ऐसा तो नहीं होगा, है ना। अब ये चीज़ को थोड़ी देर के लिए पीछे आते हैं, पहले सुनते हैं कि रेखाएं क्या क्या बताती हैं, फिर मैं बात करूँगा इस पर। पहली जो रेखा है ना, ऊपर वाली, सबसे ऊपर वाली, यानी ये वाली, ठीक, इसको मैं हटा ही देता हूँ। देखो, सबसे पहले ऊपर में ये बना, इसको हम बोलते हैं, ये हमारा स्वास्थ्य को इंडिकेट करता है। जो हस्तरेखा शास्त्र से इसमें ये चीज़ समझा जाता है कि अगर ये रेखा शुद्ध है, ये द्वीप युक्त नहीं चल रही है। कई बार होता है ना कि एक द्वीप बन बन के चल रहा है, श्रृंखला बन बन के चल रहा है, अगर ऐसा चल रहा है तो व्यक्ति का स्वास्थ्य कमज़ोर होता है।
अच्छे स्वास्थ्य का नहीं होता, ऐसा देखा जाता है। ठीक है, तो ये रेखा अगर सीधी चल रही है, अच्छी चल रही है तो अच्छी स्थिति है, और पूर्ण स्थिति है। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है किसकी लंबाई, अगर पूरी तरीके से लंबी है बढ़िया, तो ऐसे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा होता है। और साथ में जो द्वीप है ना, वो स्वास्थ्य को बताया। जैसे रेखा की शुद्धता, ये रेखा है, इसकी शुद्धता जितनी अच्छी होगी तो स्वास्थ्य उतना अच्छा होगा। और रेखा की लंबाई आपकी आयु को बताता है। ठीक है ना, तो ऐसे लोग दीर्घायु होते हैं अगर पहली वाली लाइन अच्छी है तो, ऐसा माना जाता है। दूसरा जो लाइन होगा, ये आपके शिक्षा को और आपके धन की स्थिति दोनों को इंडिकेट करता है। ठीक है ना, शिक्षित भी अच्छे, ऐसे लोग अच्छे देखे जाते हैं, उच्च शिक्षा हासिल करते हैं अगर लंबाई पूरी होती है, और धन भी जीवन में ठीक ठाक इन लोग कमा लेते हैं अगर ये लाइन की शुद्धता अच्छी हो और लंबाई अच्छी हो। ठीक है, मैं दो टर्म यूज कर रहा हूँ, शुद्धता और लंबाई। तो आपके शिक्षा और धन को इंडिकेट किया सेकंड वाला, पहला वाला स्वास्थ्य को इंडिकेट किया। ठीक है ना, अब तीसरा वाला क्या इंडिकेट करेगा, मैं तीसरा बनाता हूँ। तीसरी वाली जो सबसे नीचे वाली रेखा होगी वो इंडिकेट करेगी आपका परिवार, आपका दाम्पत्य, आपके संतान, आपकी पत्नी। ठीक है ना, संतान और पत्नी यानी कि दाम्पत्य, उसका सुख कैसे रहेगा, आपके परिवार का आपको सहयोग मिलेगा कि नहीं, संतान का साथ मिलेगा कि नहीं, या संतान का सुख मिलेगा कि नहीं। इन सारी चीज़ों को हम जब आकलन करते हैं ना, हम तीसरे वाले मणिबंध से देखते हैं। अगर तीसरा वाला मणिबंध भी शुद्ध है और लंबा है तो बहुत अच्छी स्थिति है। ठीक है, अब ये तो हो गए तीन मेन बिंदु, जनरली तीन ही होते हैं, चार होना अलग बात है, उसके बारे में बाद में बात करूँगा। ठीक है, अब बहुत लोगों का प्रश्न आएगा कि अगर मेरा तो भाई एक ही रेखा है लेकिन फिर भी मेरे को दाम्पत्य सुख है, पत्नी है, विवाह हो गया, बच्चे बच्चे सब हैं, और पैसे भी ठीक ठाक जीवन में भगवान ने दिया है, तो फिर कैसे, मेरा तो दो ही रेखा, एक ही रेखा है। देखो, अब ये तो मैंने बताया तीन रेखाओं की स्थिति। ठीक है ना, अब ये भी मान के चलिए मणि रेखा क्या होती है, जैसे मणिबंध की रेखा हो या कोई भी रेखा हो, कोई भी रेखा हो, ठीक है, इसमें सब में एक ही कॉन्सेप्ट लगता है। रेखा है, अगर रेखा मतलब क्या होती है, एक सीमा है ईश्वर ने जो पहले से खींच के रख दी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आपकी भाग्य रेखा है, तो हम भाग्य रेखा को देख के क्या बोलते हैं कि हाँ, ये व्यक्ति को अब जीवन में यहाँ से लेके यहाँ तक भाग्य का साथ भरपूर मिलेगा, ईश्वर ने इसको पहले से मर्यादित कर दिया है इसको, है ना। अभी क्या होगा, मान लो व्यक्ति की भाग्य रेखा केवल इतनी है, तो हम क्या बोलेंगे, इस उम्र से इस उम्र तक व्यक्ति को भाग्य का साथ मिलेगा, उसके बाद उसके कर्मों के आधार पर उसको फल मिलेगा, भाग्य का साथ नहीं मिलेगा, संघर्ष ज़्यादा करना पड़ेगा। हम ये बोलते हैं ना देखकर, बस वैसे ही है, वैसे ही है। यहाँ से आपको देखना है, अगर रेखा आपको एक ही दी है भगवान ने और वो मजबूत स्थिति में दी है, इसका मतलब स्वास्थ्य तो आपको बढ़िया से दे दिया है भगवान ने। ठीक है, बाकी चीज़ों पे कोई भी आपकी सीमांकित नहीं किया है, इसका मतलब आपको ऐसा नहीं कि वो सुख नहीं मिलेगा, आपके सोच और आपके प्रयत्न और आपके जो एक्शंस होंगे ना, उसके हिसाब से आपका रिफ्लेक्शन आएगा, क्योंकि वहाँ कोई सीमा नहीं है, तो उसकी सीमा स्वयं आपके कर्म डिसाइड करेंगे। ठीक है, आपके एक्शन आपके सीमा को डिसाइड करेंगे, क्योंकि वो बेहिसाब चल रहा है, आपके हिसाब से चल रहा है, ईश्वर के हिसाब से नहीं चल रहा है। रेखा है तो ईश्वर के हिसाब से, रेखा नहीं है तो आपके हिसाब से, इस तरीके से उसको समझना चाहिए। ठीक है, तो रेखा नहीं है करके मेरा सुख नहीं है, ऐसा नहीं है, या ऐसा कोई बोल दिया आपके विवाह नहीं होगा तो गलत बोल रहा है। ठीक है, और एक भी बात है कि केवल मणिबंध की चर्चा हम कर रहे हैं, तो केवल मणिबंध की रेखा देखकर अपने जीवन को हम डिसाइड नहीं कर सकते, हमको सारा चीज़ को मैच करना पड़ता है। ठीक है, ये कुमुलेटिव एनालिसिस होता है, एक चीज़ को बोल के हम एनालिसिस नहीं कर सकते, कहीं पे पॉजिटिव है तो कहीं पे नेगेटिव होता है, तो मैक्सिमम पॉजिटिव है या मैक्सिमम नेगेटिव, इस फल का आकलन करने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ पे थे, वहाँ पे आते हैं। एक मणिबंध है, तो मैंने बता दिया कि आपको देखते क्या है, स्वास्थ्य, शिक्षा, धन और दाम्पत्य, तीन हो गए। अब कल्पना कीजिए आप कि अगर किसी व्यक्ति के हाथ में, ठीक है, ये तीनों रेखाएं मजबूत स्थिति में और शुद्ध स्थिति में, लंबी हैं और शुद्ध हैं तीनों रेखाएं, तो उसके लाइफ में, उस व्यक्ति के लाइफ में उसका जीवन धन्य हुआ कि नहीं हुआ, आप स्वयं सोचिए। स्वास्थ्य इतना अच्छा उसका, धन भी है, शिक्षा, शिक्षित भी है, शास्त्र शास्त्र की सबकी शिक्षा है उसको, और साथ में दाम्पत्य सुख भी उसको मिल रहा है।
इसका मतलब वो व्यक्ति के जीवन धन्य हो गया ना। इसके बाद में और कोई हमारे पास पॉइंट बचता है क्या? नहीं बचता है ना। अब एक बिंदु और आएगी। अब मान लेते हैं किसी व्यक्ति के हाथ में 4 है, इसका क्या मतलब हुआ? अब 4 हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि व्यक्ति इतना ज़्यादा धन कमाएगा, इसकी जो धन की सीमा होगी उसमें बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य की सीमा में बढ़ोतरी होगी और इसके दाम्पत्य की सीमा में भी बढ़ोतरी होगी। इसका मतलब एक बड़े इसका जो भी संतानों की संख्या है इस व्यक्ति की ज़्यादा हो सकती है, इसका परिवार बृहद परिवार हो सकता है, ठीक है। और धन धान्य इसमें बड़े ऊंचे लेवल का धन धान्य हो सकता है। यानी कि इसको जब 4 रेखाएं हो, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूँ, 4 रेखाएं हो, चारों रेखाएं शुद्ध और लंबी हो, ठीक है, पूर्ण रेखाएं हो, कहने का मतलब पूर्ण पूर्ण लंबाई पूरी होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। अगर चारों रेखाएं लंबी और शुद्ध है तब इसको कहा जाता है सम्राट योग, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पे गलती होता है और ये गलती पूरा फल बिगाड़ती है। अगर आपकी चारों रेखाएं शुद्ध हैं और चारों रेखाएं लंबी हैं तब ये सम्राट योग का निर्माण होता है। तब ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से राजा के समान जीवन जीता है, ठीक है, राजा के समान जीवन जीता है। ये पुराने समय के हिसाब से इस लाइन को कहा गया है। अब आज के समय में कोई थोड़ी है कि शासन करते बैठा है कि वो जमींदारी कर रहा है कि वो फिर राजशाही तो है नहीं अभी। तो इसका मतलब ये होता है कि सरकारी तंत्र में हो या फिर कोई भी प्राइवेट फर्म में भी हो तो ऐसा होगा कि इस स्वयं का एक एम्पायर होगा इसका खुद का। जैसे कोई फर्म फैक्ट्री का मालिक हो गया, ठीक है, तो कोई बड़ा किसान है तो अपने नीचे में बहुत लोगों को रोज़गार देने वाली जो क्षमता है ऐसे लोगों के अंदर में होती है। तो ऐसे लोग बहुत धनी होते हैं, अच्छा मान सम्मान भरा जीवन होता है, बड़े कुल खानदान के वारिस होते हैं और साथ ही साथ इनका वंश भी बड़ा होता है, ठीक है, संतान का सुख मिलता है, संतानों से यश की प्राप्ति होती है, ये सारा चीज़ इनको जीवन में मिलता है। ये 4 रेखाएं शुद्ध और लंबी हो तो, ठीक है, इसको इस तरीके से समझना है। अब आएगी, कई लोग बात करेंगे ना कि मेरी ये वाली तो पूरी है लेकिन सेकंड वाली अधूरी है और थर्ड वाली भी अधूरी है, ऐसा है तो क्या होगा? तो हाँ, स्वास्थ्य तो ठीक है, चलो मोटा मोटी ठीक था आपको धन जो है मिडिल क्लास धन रहेगा और आपके दाम्पत्य सुख में भी बहुत ज़्यादा तो नहीं, फिर भी ठीक ठाक आपका दाम्पत्य बीतेगा। हम इसको इस तरीके से देखेंगे क्योंकि सीमा भगवान ने दे दी है, ठीक है ना, भगवान ने सीमा दे दी है, उस हिसाब से ही चलेंगे तो इस तरीके से होगा। लेकिन क्या अब जान गए कि मेरा तो दाम्पत्य सुख नहीं रहेगा, संतान का साथ नहीं मिलेगा, तब मैं ज़िंदगी उदास हो गया? अरे नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी रेखाएं होती हैं, चाहे हस्त की रेखा हो चाहे मणिबंध की रेखा हो, हमारे सोच से, हमारे किए गए प्रयत्नों से रेखाओं में परिवर्तन होता है, ठीक है। तो अपने सोच को पॉजिटिव बनाइए और जो बेहतर चीज़ें हो सकती हैं उस क्षेत्र में करने के लिए वो बेहतरी की तरफ सोचिए। उस चीज़ों में ख़राब नेगेटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे तो चीज़ें और भी ख़राब हो जाएंगी। तो अपने आप को पॉजिटिव बनाइए, अपने एक्शन को पॉजिटिव कीजिए तो आप उसका जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना उसमें काफ़ी हद तक आप प्रोग्रेस पा सकते हो, ठीक है, बच सकते हो उससे। ऐसा हम देखते हैं। अब देखना, आपका प्रश्न पे आता हूँ। अभी मैं 4 नहीं बना रहा हूँ, 3 ही बना रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी बता दिया कि सम्राट योग क्या होता है। जब 4 रेखाएं होगी और चारों रेखाएं शुद्ध होगी और चारों रेखाएं लंबी होगी तब सम्राट योग इसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ चलो, सम्राट के बाद एक और स्टेप ऊपर आते हैं। एक होता है सम्राट, एक होता है जिसको हम राजा बोलते हैं ना, और एक होता है महाराजा होता है, यानी कि राजाओं का भी राजा होता है। अगर ये स्थिति आपके ऐसी बने, ठीक है, ऐसा मैं बना रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मणिबंध कलाई पर देखते हैं से हमको रेखाएं दिखती है ना, वैसे ही अगर कलाई के अपोजिट साइड में यानी कि पूरा रिंग बन जाए, हाथ के अपोजिट साइड भी ऐसा रिंग बनता हुआ आपको दिखाई दे। आप देखते हैं कि हथेली, जहाँ घड़ी पहनते हैं आप, हथेली को पलटेंगे तो उस साइड में भी लकीरें उभरती हुई दिखाई देती हैं। इतना गहरा लकीर होगा कि उस साइड भी क्रॉस करेगा, एक चूड़ी के जैसा बना देगा पूरे कलाई के सराउंडिंग में। ऐसे 3 छल्ले या 4 छल्ले बनते हैं। बहुत बड़े लोग होते हैं ऐसे लोग, बहुत ज़्यादा धनी, थोड़ा मोड़ा धन नहीं, बहुत ज़्यादा धनी होते हैं, राजाओं के भी राजा होते हैं ऐसे लोग, ठीक है। अगर चारों रिंग बाहरी तरफ में भी आ रहा है तो ऐसे लोग राजाओं के भी राजा होते हैं।
तो चलो ठीक है, सम्राट के बाद की बात हो गई। अब हम बात कर रहे थे तिल पे, जो आपका प्रश्न था। देखिए यहाँ पे कुछ चिन्ह जो है ना मणिबंध पर बहुत अच्छे चिन्ह होते हैं, जैसे कि मणिबंध पर अगर त्रिभुज का चिन्ह बन रहा है, अच्छे स्वास्थ्य को, ठीक है, अच्छे धन को, इन सारी चीज़ों को इंडिकेट करता है। तो ऐसे व्यक्ति देखा जाता है कि हाँ अच्छा जीवन बीतता है, सफल जीवन बीतता है और जीवन में अच्छा खासा धन ये इकट्ठा कर लेता है। करोड़पति योग ऐसे नाम से इसको भी कहा जाता है। ऐसा जब होता है ना तो व्यक्ति करोड़पति होता है। लेकिन अभी ये त्रिभुज बना, उसको कोई रेखा काट दी तो फिर मतलब नहीं है, तो फिर इस चिन्ह का फल चला गया। अगर शुद्ध रूप से बना हुआ है तो ये करोड़पति योग होता है। हथेली आप देखने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना ही देख के जान सकते हो, आप करोड़पति बन जाओगे। ठीक है, ये सिंबल है, चाहे वो इसमें हो, चाहे इसमें हो, चाहे इसमें हो। त्रिभुज का चिन्ह कोई भी मणिबंध पर हो, ये बहुत शुभ चिन्ह है। वैसे ही अगर त्रिभुज पर मणिबंध पर आपको स्टार का चिन्ह दिखाई दे, ठीक है, ये भी बहुत सुंदर है। तीनों भी मणिबंध में कोई भी मणिबंध पर स्टार का चिन्ह आपको अगर दिखाई देता है ना, बहुत शुभ है। शुभ इन द सेंस ये अचानक धन को बताता है। कुछ गड़ा धन मिल जाए, रोड पे मिल जाए पड़ा हुआ धन, ठीक है, या अचानक से कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको कुछ हाइक मिल जाए जो आदमी सोचा नहीं होता है कि नहीं मैं तो ये कोई सोचा भी नहीं था जो आज में हो गया। इस टाइप की स्थिति को ये बताता है, अच्छी स्थिति है। मणिबंध पर स्टार शुभ माना जाता है। अब देखो मणिबंध पर तिल की बात आ रही है। ये देखो, अब इसको लोग क्या बोलते हैं, सम्राट योग। तिल होना ही सम्राट योग बताते हैं और बड़े बड़े यूट्यूबर बता रहे हैं, तो ये ताज्जुब की बात है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए उनको। देखिए मणिबंध पर तिल है, मैं ध्यान से सुनिएगा, मैं फल बता रहा हूँ और अपना आपके देखिए आपके जीवन में क्या होता है। ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान जरूर होता है, शिक्षा उच्छा ठीक ठाक हासिल करता है, बुद्धिमान होता है, ठीक है, ये अच्छी बात है इस चिन्ह के साथ में, तिल के साथ में। दूसरा, ऐसा व्यक्ति जो है ना पैसे को लेकर थोड़ा कंजूस होता है, पैसे के प्रति इसका ध्यान संचय की तरफ में ज़्यादा होता है, अपव्ययी होता है, सॉरी मितव्ययी होता है, उल्टा बोल गया था। कम धन कम खर्च करता है, धन के प्रति संचय पे इसका सोच होता है, ठीक है। लेकिन जहाँ पे नहीं धन खर्च करना चाहिए वहाँ पे खर्च कर जाता है। बाकी जगह सोचेगा, लेकिन जहाँ नहीं करना चाहिए था, जहाँ पे ज़रूरत नहीं होती जितनी चीज़ की, वहाँ पे धन ज़्यादा खर्च करता है। और मतलब इकट्ठा बहुत इकट्ठा किया और लास्ट में एक लंबा रकम ऐसी जगह फंसाएगा जहाँ पे नहीं फंसाना चाहिए था। ऐसी स्थिति को भी जनरेट करता है। तीसरा चीज़ सुनिए, जो सबसे परम इम्पोर्टेंट है, ये मतलब 100 में 95 के साथ ये होता है। ये क्या होता है, ऐसा व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलता है, या ऐसे व्यक्ति के एक से अधिक विवाह होते हैं, ये इस चीज़ को भी बताता है। अब प्रेम में धोखा मिलना मतलब क्या होता है, ऐसे लोगों का प्रेम पूरा नहीं होता, ऐसे लोगों का प्रेम अधूरा रह जाता है। ऐसे लोग किसी न किसी से जीवन में बहुत गहरी मोहब्बत करते हैं और वो मोहब्बत इनको प्राप्त नहीं होती है, चाहे कोई भी कारण हो, ठीक है, कारण चाहे कोई भी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, ऐसे लोगों का प्यार अधूरा रह जाता है, वो विवाह का रूप नहीं ले पाता। ये इस चीज़ को बताता है। तो कलाई पर अगर आपके तिल है, आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी प्रेम विवाह नहीं होगी, बाधा आएगी आपको, ठीक है। विवाह या फिर विवाह हो भी गई, अगर प्रेम विवाह आपने कर लिया तो उस विवाह से आपको धोखा मिलेगा, ठीक है। तो मैं यही से सजेस्ट करूँगा, कलाई पर तिल है, प्रेम विवाह से दूर रहे। वो विवाह भले ना हो पाए, वो चलता है, लेकिन विवाह हो गया तो फिर वो टूटता है, ये दिक्कत करता है, ठीक है। बाकी धन के मामले में सोच समझ कर व्यय करें, वो ज़्यादा सही रहेगा, या इन्वेस्टमेंट आपको सोच समझ के करनी चाहिए, ठीक है। बाकी तो मैंने बता ही दिया आपको, शिक्षा के लिए अच्छा होता है। तो ये तिल से संबंधित जानकारी थी। तो अब इस चीज़ को, तिल को पकड़ के आपको सम्राट बन गया ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आप सम्राट नहीं बने हो भाई, मेरे भी कलाई पर तिल है, ठीक है, और मैं अभी तक ऐसा कोई भी फीलिंग मेरे को नहीं आया है एक दिन के लिए भी नहीं आया है। ये सब जो है ना बेवकूफ़ बनाने वाली चीज़ें हैं, आप लोग समझदारी से चलें, मत सोचा कीजिए कि कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है। आप जो भी बोल रहे हैं ना उसकी बातों को आजमाइए और जो सही दिखता है उसको अपनाइए, ठीक है। भ्रम भ्रांति से दूर रहें।
ये था मेरा कलाई से संबंधित या मणिबंध से संबंधित आपका पॉइंट। आपका प्रश्न का जवाब भी मैंने दिया है। अगर आपको सही लगे मेरा जवाब तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चाहे आपको मेरा बात पॉजिटिव लगा हो, नेगेटिव लगा हो, आप निष्पक्ष मन से लिख सकते हैं। मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप मेरी बुराई करें तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। बिल्कुल मुझे सब में चीज़ों में अच्छा लगता है। मैं अभी तक अपने आप को एक विद्यार्थी के रूप में ही समझता हूँ। डेली अनुभव से सीखता हूँ। ठीक है, स्वागत है आपके कमेंट्स का। ये था वीडियो। पसंद आया लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया डिसलाइक कीजिएगा। जो पहली बार देख रहे हैं उनको लगे दूसरी बार मुझे देखना चाहिए, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।